पता है अब आपको पता है कि छाती पे जो सरदार सरबुलंद खान, मैं तुमसे इंसाफ मांगने आई हूँ। मेरा शौहर सोहराब खान इस औरत के साथ बदकारी का मुजरिम है। कहाँ से आ रहा है मामा? मस्जिद चला गया था इमाम साहब के पास, वजू खाने बनवाने। और सोहराब खान से तेरी मुलाकात कैसी रही? क्यों किया तूने मामा ऐसे? नहीं रहा तू मेरा मामा। जाफरान खान पे गोली चलाने के लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए, पर मैं नरम दिल नहीं हूं। अपने दुश्मन की औलाद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना बदला लूंगा। हयात खान का बेटा तुझे मौत की सजा देते। बता इतनी ज्यादा क्यों आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जिरगा जिस मामले के लिए बिठाया गया है वो हम सब के लिए अफसोसनाक है। आज की बात यहीं पर सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ सरदार का ही नहीं बल्कि हमारे कबीले की इज्जत और नामूस का सवाल है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं और बार बार कमेंट बॉक्स में हमसे यही सवाल कर रही हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड कब नशर की जाएगी। क्योंकि नाजरीन, जिस तरह साबिका एपिसोड में हमें वाक़यात और दुश्मनों के साथ जो वाक़यात दिखाए गए हैं, जिससे नाजरीन आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं और नाजरीन पूछ रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड में उन्हें क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से वाक़यात तफसीली दिखाए जा सकते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आने वाली एपिसोड पर मुकम्मल तबसरा करेंगे और साथ ही पिछली एपिसोड में होने वाले वाक़यात पर भी तबसरा करेंगे कि आखिर पिछली एपिसोड में जो वाक़यात हुए हैं उन वाक़यात के रिलेटेड आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सरदार सरबुलंद के दुश्मनों के बारे में कि आखिरकार कैसे एक एक करके सरदार सरबुलंद खान के तमाम दुश्मन उसके सामने आश्कार हो रहे हैं, यानी कि सबका चट्टा फाश हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे शीरी और सरदार सोहराब के बारे में। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सरदार सोहराब ने शीरी के प्यार और मोहब्बत को ठुकरा दिया। जैसे ही शीरी ने सोहराब खान को बताया कि वो उससे मोहब्बत करती है और वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिस पर सरदार सोहराब ने उसे साफ मना कर दिया और निकाह करने से इनकार कर दिया।
जिस पर शीरी को उस वक्त इस बात का एहसास होता है कि आज तक सिर्फ और सिर्फ सरदार सोहराब उसका इस्तेमाल ही कर रहा था। वो उसे प्यार और निकाह का झांसा देकर इस्तेमाल कर रहा था, ना सिर्फ खुद के फायदे के लिए बल्कि उससे आगे बढ़कर भी। यहाँ शीरी की जमीन निकल जाती है पैरों तले और वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेती है। यानी कि वो इस बात का फैसला लेती है कि आज तक जितने भी उसे सरदार सोहराब के मुतल्लिक जितने भी तमाम तर उसके सबूत या बातें उसे मालूम हैं, आज जाकर वो या तो उसकी बीवी या सरदार सरबुलंद के सामने पेश करेगी। नाजरीन, इसी के साथ वो इस बात को अपने दिमाग में लिए हुए सोहराब की बीवी के पास जाती है, जहां सोहराब की बीवी अपनी वालिदा से बातचीत कर रही होती है। यहाँ पर शीरी आकर सोफे पर बैठ जाती है और इसका इस तरह सोफे पर बैठना सरदार सोहराब की बीवी को थोड़ा अजीब महसूस होता है। वो शीरी से पूछती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम कुछ अपनी औकात से बढ़कर कर रही हो, जरा मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर शीरी सोहराब की बीवी से कहती है कि आप भी ना कितनी कम अकल है, और दूसरी तरफ अगर सोहराब को देखा जाए तो आज तक सिर्फ वो आप पर जुल्म और सितम ही करता आ रहा है। पता है ना, सोहराब मुझे कहता है कि तुम्हारे हाथ नरम व मुलायम है और मेरी बीवी के हाथ पत्थर की तरह हैं। इसी के साथ वो इस तरह की कई बेहुदा बातें सोहराब की बीवी से करती है और उसे इस बात तक भी बता देती है कि वो सरदार सोहराब के बच्चे की मां बनने वाली है। जब ये बात सोहराब की बीवी के कानों तक पहुंचती है तो उसके पांवों तले से जमीन खिसक जाती है और वो सोफे पर बैठ जाती है। इसी के साथ शीरी तमाम तर सरदार सोहराब के करतूत एक एक करके उसकी बीवी को बताती है। उसकी बीवी से बर्दाश्त नहीं होता तो मेज पर पानी से भरा हुआ एक गिलास शीरी पर उंधेल देती है और उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटते हुए सरदार सरबुलंद के सामने पेश करती है और ऊंची आवाज में कहती है कि सरदार सरबुलंद, मैं आज तुमसे इंसाफ तलब करने आई हूँ। वो शख्स जिसने तुम पर बदकारी का इल्जाम लगाया और तुम्हारे लिए तमाम कबीले के सरदारों को बुलाकर जिरगे का फैसला उसने मांगा, आज उस शख्स की सच्चाई मैं तुम्हें बताने आई हूँ। जो शख्स तुम्हें बदकार कह रहा था वो शख्स खुद सबसे बड़ा बदकार है। ये औरत जो आज यहाँ जमीन पर हमारे पांवों में पड़ी हुई है, इसका कहना है कि ये सरदार सोहराब के बच्चे की मां बनने वाली है। यहाँ पर नाजरीन, सोहराब की बात जब आती है तो सरबुलंद इतना ज्यादा रिएक्शन या उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते, क्योंकि उसे इस बात का पहले से ही इल्म हो जाता है कि सरदार सोहराब किस किस्म के गुल खिला रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता जिससे वो सरदार सोहराब के खिलाफ कोई कदम उठा सके। यहाँ पर हमें सरदार सरबुलंद की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज दिखाई जाती है कि वो एक सरदारी को किस तरह आगे लेकर चल रहा है। वो अपने फैसले जज्बाती तौर पर नहीं लेता, बल्कि सही वक्त आने का इंतजार करता है। जिस तरह अब सही वक्त आया है,
तो वो अगला कदम उठाने पर भी नहीं सोचेगा। इसी के साथ शीरीं बताती है कि सिर्फ बदकारी की सजा ही नहीं बल्कि सोहराब को कत्ल की सजा भी देनी चाहिए। यहाँ पर जैसे ही शीरीं बताती है कि मेरे पास वो जहर लाया था कि सरदार शेरदिल खान के खाने में ये जहर मिलाओ, मैंने सोहराब के कहने पर शेरदिल खान के खाने में जहर तक मिलाया। इसी के साथ उसने मेरा भरपूर इस्तेमाल किया और सिर्फ मुझे इस बात का झांसा दिया कि वो इज्जत के साथ मुझे अपनी बीवी बनाएगा और मुझसे निकाह करेगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। जब उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तो उसका कोई हक नहीं कि वो सुकून के साथ अपनी जिंदगी जिए। इसी के साथ वो बताती है कि शेरदिल को मारने वाला तोरसम नहीं बल्कि आपका चचा जाद भाई यही सोहराब है। इसी ने सरदार शेरदिल खान के काफिले के नीचे बारूदी सुरंगें बिछाई और तमाम बारूद इसी का था और इसी ने ही सरदार शेरदिल खान का कत्ल किया। नाजरीन, जैसे ही ये बातें शीरीं बता रही होती है तो ये बातें उससे बर्दाश्त नहीं होती, यानी कि बीबी जान से। बीबी जान भी वहां पर खड़े होकर तमाम बातें बड़ी गौर के साथ सुन रही होती है। शीरीं मजीद बताती है कि इसी के साथ साथ बानों का इल्जाम भी सरदार सरबुलंद के कंधों पर डाला गया। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ शायद ये सुनकर आपको अजीब महसूस हो। और वो बताती है कि बानों को कत्ल करने वाला भी यही शख्स है। ये सुनकर सरदार सरबुलंद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बीबी जान से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो चीख मारते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। शीरीं तमाम तर कहानी बताती है कि आखिरकार किस तरह शेरदिल तो सोहराब खान और किस तरह बानों के दरमियान बातचीत हुई और किस वजह से सरदार सोहराब ने अपनी बहन को गोली मारी, क्योंकि उसने हमारी तमाम तर बातें सुन ली थी और उसने अपने भाई पर पिस्टल तान कर उसे इस बात के लिए मजबूर करना चाहा कि वो जाकर तमाम तर तफसीलात बीबी जान को बता दे। अगर वो तमाम तर तफसीलात बीबी जान को बता देगा तो शायद बीबी जान उसके गुनाह को माफ कर दे। लेकिन यहाँ छीना छंटी में तो गोली चली और वहां पर बानों का कत्ल हो गया। इसी के साथ नाजरीन वो तमाम तर सच्चाई सरदार सोहराब की उसे बता देती है। अब नाज़रीन हम बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह सरदार सोहराब के साथ आने वाली एपिसोड में सलूक किया जाएगा। नाज़रीन जैसा कि जिरगा बिठाया गया है, यहाँ पर किसी के एक कत्ल का नहीं बल्कि कई जानों के कत्ल का इल्जाम सरदार सोहराब के सर पर है। पहला कत्ल सरदार शेरदिल का और उसकी बीवी का और उनके साथ काफिले में जितने भी लोग मौजूद थे उनके खानदान वाले भी कत्ल का कसास सोहराब से मांगेंगे। फिर दूसरी तरफ सरदार सरबुलंद की मंगेतर का कत्ल भी सरदार सोहराब के सर पर है। यानी कि इन तमाम कत्लों को अगर देखा जाए तो कातिल सिर्फ एक है और वो कातिल है यही कातिल है यानी कि सरदार सोहराब। अब जिरगे वाले तमाम तर सबूतों को देखेंगे और तमाम तर सबूतों को देखने के बाद वो यहाँ पर इस बात का अखज़ करेंगे कि सरदार सोहराब को फांसी दी जाएगी। यानी कि जिरगे में ये बात और इस बात का तयन होगा।
नाजरीन, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर सरदार सोहराब खान का खात्मा हो जाएगा। अब सरदार सरबुलंद के जो मद्दे मुकाबिल होगा वो तोरसम खान होगा। अब तोरसम खान ने तो अपने मामा को मौत के घाट उतार दिया है, क्योंकि जैसे ही उसे अपने मामा की सच्चाई का इल्म हुआ कि उसका मामा किस तरह उसे धोखा दे रहा है या धोखे में रख रहा है, जब उसे इस बात का इल्म होता है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आज तक जिसे वो अपना आइडियल समझता आ रहा है और अपने भाइयों और अपने खानदान को तोरसम ने अपनी पीठ के पीछे रखा, और सबसे पहले अगर उसने किसी की बात को तवज्जो या वैल्यू दी तो वो इसी का मामा था। लेकिन मामा के दिल में जो बुग़्ज़ और नफरत हयात खान के खानदान या आगा के खानदान वालों के लिए दबी हुई थी, वो नफरत शायद इसे अंधा कर चुकी थी। इसे अपनी बहन का बेटा भी नजर नहीं आया, बस इसकी आंखों और इसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि ये बेटा मेरी बहन का नहीं बल्कि मेरे दुश्मन आगा का बेटा है। यानी कि वो ये फैसला कर चुका था और वो उसे इन बातों में लगाकर सबसे पहले तो उसने अपना पिस्टल निकाल कर तोरसम पर तान दिया। लेकिन यहाँ तोरसम भी उसका बाप निकला। तोरसम खान ने पहले ही अपने मामा के पिस्टल की मैगजीन से तमाम तर गोलियां बाहर निकाल ली थी, और इन तमाम तर गोलियों को जब उसने बाहर निकाल लिया तो उसे इस बात का इल्म पहले से ही हो गया था कि उसका मामा कितना मक्कार और चालाक किस्म का आदमी है। मामा को जब इस बात का इल्म होता है कि मेरे पिस्टल में तो एक भी गोली मौजूद नहीं है, तो उसके पांवों तले से जमीन ही खिसक जाती है और वो परेशानी से उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो डर में तब्दील हो जाते हैं, और यहाँ पर तोरसम खान अपना बदला ले लेता है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं और बार बार कमेंट बॉक्स में हमसे यही सवाल कर रही हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड कब नशर की जाएगी। क्योंकि नाजरीन, जिस तरह साबिका एपिसोड में हमें वाक़यात और दुश्मनों के साथ जो वाक़यात दिखाए गए हैं, जिससे नाजरीन आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और नाजरीन पूछ रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड में उन्हें क्या क्या चीजें और कौन कौन से वाक़यात तफसीली दिखाए जा सकते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आने वाली एपिसोड पर मुकम्मल तबसरा करेंगे और साथ ही पिछली एपिसोड में होने वाले वाक़यात पर भी तबसरा करेंगे कि आखिर पिछली एपिसोड में जो वाक़यात हुए हैं उन वाक़यात के रिलेटेड आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या चीजें दिखाई जा सकती हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सरदार सरबुलंद के दुश्मनों के बारे में कि आखिरकार कैसे एक एक करके सरदार सरबुलंद खान के तमाम दुश्मन उसके सामने आश्कार हो रहे हैं, यानी कि सबका चट्टा फाश हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे शीरीं और सरदार सोहराब के बारे में। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सरदार सोहराब ने शीरीं के प्यार और मोहब्बत को ठुकरा दिया
जैसे ही शीरी ने सोहराब खान को बताया कि वो उससे मोहब्बत करती है और वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिस पर सरदार सोहराब ने उसे साफ मना कर दिया और निकाह करने से इनकार कर दिया, जिस पर शीरी को उस वक्त इस बात का एहसास होता है कि आज तक सिर्फ और सिर्फ सरदार सोहराब उसका इस्तेमाल ही कर रहा था। वो उसे प्यार और निकाह का झांसा देकर इस्तेमाल कर रहा था, ना सिर्फ खुद के फायदे के लिए बल्कि उससे आगे बढ़कर भी। यहाँ शीरी की जमीन निकल जाती है पैरों तले और वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेती है, यानी कि वो इस बात का फैसला लेती है कि आज तक जितने भी उसे सरदार सोहराब के मुतल्लिक जितने भी तमाम तर उसके सबूत या बातें उसे मालूम हैं, आज जाकर वो या तो उसकी बीवी या सरदार सरबुलंद के सामने पेश करेगी। नाजरीन, इसी के साथ वो इस बात को अपने दिमाग में लिए हुए सोहराब की बीवी के पास जाती है, जहां सोहराब की बीवी अपनी वालिदा से बातचीत कर रही होती है। यहाँ पर शीरी आकर सोफे पर बैठ जाती है और इसका इस तरह सोफे पर बैठना सरदार सोहराब की बीवी को थोड़ा अजीब महसूस होता है। वो शीरी से पूछती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, आज तुम कुछ अपनी औकात से बढ़कर कर रही हो, जरा मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर शीरी सोहराब की बीवी से कहती है कि आप भी ना कितनी कम अकल है, और दूसरी तरफ अगर सोहराब को देखा जाए तो आज तक सिर्फ वो आप पर जुल्म और सितम ही करता आ रहा है। पता है ना, सोहराब मुझे कहता है कि तुम्हारे हाथ नरम व मुलायम है और मेरी बीवी के हाथ पत्थर की तरह हैं। इसी के साथ वो इस तरह की कई बेहुदा बातें सोहराब की बीवी से करती है और उसे इस बात तक भी बता देती है कि वो सरदार सोहराब के बच्चे की मां बनने वाली है। जब ये बात सोहराब की बीवी के कानों तक पहुंचती है तो उसके पांवों तले से जमीन खिसक जाती है और वो सोफे पर बैठ जाती है। इसी के साथ शीरी तमाम तर सरदार सोहराब के करतूत एक एक करके उसकी बीवी को बताती है। उसकी बीवी से बर्दाश्त नहीं होता तो मेज पर पानी से भरा हुआ एक गिलास शीरी पर उंधेल देती है और उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटते हुए सरदार सरबुलंद के सामने पेश करती है और ऊंची आवाज में कहती है कि सरदार सरबुलंद, मैं आज तुमसे इंसाफ तलब करने आई हूँ। वो शख्स जिसने तुम पर बदकारी का इल्जाम लगाया और तुम्हारे लिए तमाम कबीले के सरदारों को बुलाकर जिरगे का फैसला उसने मांगा, आज उस शख्स की सच्चाई मैं तुम्हें बताने आई हूँ। जो शख्स तुम्हें बदकार कह रहा था वो शख्स खुद सबसे बड़ा बदकार है। ये औरत जो आज यहाँ जमीन पर हमारे पांवों में पड़ी हुई है, इसका कहना है कि ये सरदार सोहराब के बच्चे की मां बनने वाली है। यहाँ पर नाजरीन, सोहराब की बात जब आती है तो सरबुलंद इतना ज्यादा रिएक्शन या उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते, क्योंकि उसे इस बात का पहले से ही इल्म हो जाता है कि सरदार सोहराब किस किस्म के गुल खिला रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता जिससे वो सरदार सोहराब के खिलाफ कोई कदम उठा सके। यहाँ पर हमें सरदार सरबुलंद की सबसे बड़ी
اور سب سے اچھی چیز دکھائی جاتی ہے کہ وہ ایک سرداری کو کس طرح آگے لے کر چل رہا ہے۔ وہ اپنے فیصلے جذباتی طور پر نہیں لیتا بلکہ صحیح وقت آنے کا انتظار کرتا ہے۔ جس طرح اب صحیح وقت آیا ہے تو وہ اگلا قدم اٹھانے پر بھی نہیں سوچے گا۔ اسی کے ساتھ شیریں بتاتی ہے کہ صرف بدکاری کی سزا ہی نہیں بلکہ سہراب کو قتل کی سزا بھی دینی چاہیے۔ یہاں پر جیسے ہی شیریں بتاتی ہے کہ میرے پاس وہ زہر لایا تھا کہ سردار شیردل خان کے کھانے میں یہ زہر ملاؤ، میں نے سہراب کے کہنے پر شیردل خان کے کھانے میں زہر تک ملایا۔ اسی کے ساتھ اس نے میرا بھرپور استعمال کیا اور صرف مجھے اس بات کا جھانسا دیا کہ وہ عزت کے ساتھ مجھے اپنی بیوی بنائے گا اور مجھ سے نکاح کرے گا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ جب اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے تو اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی جیے۔ اسی کے ساتھ وہ بتاتی ہے کہ شیردل کو مارنے والا تورسم نہیں بلکہ آپ کا چچا زاد بھائی یہی سہراب ہے۔ اسی نے سردار شیردل خان کے قافلے کے نیچے بارودی سرنگیں بچھائی اور تمام بارود اسی کا تھا اور اسی نے ہی سردار شیردل خان کا قتل کیا۔ ناظرین، جیسے ہی یہ باتیں شیریں بتا رہی ہوتی ہے تو یہ باتیں اس سے برداشت نہیں ہوتی، یعنی کہ بی بی جان سے۔ بی بی جان بھی وہاں پر کھڑے ہو کر تمام باتیں بڑی غور کے ساتھ سن رہی ہوتی ہے۔ شیریں مزید بتاتی ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ بانوں کا الزام بھی سردار سربلند کے کندھوں پر ڈالا گیا، لیکن آج میں جو آپ کو بتانے والی ہوں شاید یہ سن کر آپ کو عجیب محسوس ہو۔ اور وہ بتاتی ہے کہ بانوں کو قتل کرنے والا بھی یہی شخص ہے۔ یہ سن کر سردار سربلند کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور بی بی جان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ چیخ مارتے ہوئے کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ شیریں تمام تر کہانی بتاتی ہے کہ آخرکار کس طرح شیردل سہراب خان اور کس طرح بانوں کے درمیان بات چیت ہوئی اور کس وجہ سے سردار سہراب نے اپنی بہن کو گولی ماری، کیونکہ اس نے ہماری تمام تر باتیں سن لی تھی اور اس نے اپنے بھائی پر پسٹل تان کر اسے اس بات کے لیے مجبور کرنا چاہا کہ وہ جا کر تمام تر تفصیلات بی بی جان کو بتا دے۔ اگر وہ تمام تر تفصیلات بی بی جان کو بتا دے گا تو شاید بی بی جان اس کے گناہ کو معاف کر دے، لیکن یہاں چھینا چھنٹی میں گولی چلی اور وہاں پر بانوں کا قتل ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین وہ تمام تر سچائی سردار سہراب کی اسے بتا دیتی ہے۔ اب ناظرین ہم بات کریں گے کہ آخرکار کس طرح سردار سہراب کے ساتھ آنے والی ایپیسوڈ میں سلوک کیا جائے گا۔ ناظرین جیسا کہ جرگہ بٹھایا گیا ہے، یہاں پر کسی کے ایک قتل کا نہیں بلکہ کئی جانوں کے قتل کا الزام سردار سہراب کے سر پر ہے۔ پہلا قتل سردار شیردل کا اور اس کی بیوی کا اور ان کے ساتھ قافلے میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کے خاندان والے بھی قتل کا قصاص سہراب سے مانگیں گے۔ پھر دوسری طرف سردار سربلند کی منگیتر کا قتل بھی سردار سہراب کے سر پر ہے۔ یعنی کہ ان تمام قتلوں کو اگر دیکھا جائے تو قاتل صرف ایک ہے اور وہ قاتل ہے یہی قاتل ہے، یعنی کہ سردار سہراب۔ اب
جرگے والے تمام تر ثبوتوں کو دیکھیں گے اور تمام تر ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد وہ یہاں پر اس بات کا اخذ کریں گے کہ سردار سہراب کو پھانسی دی جائے گی، یعنی کہ جرگے میں یہ بات اور اس بات کا تعین ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہاں پر سردار سہراب خان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب سردار سربلند کے جو مد مقابل ہوگا وہ تورسم خان ہوگا۔ اب تورسم خان نے تو اپنے ماما کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، کیونکہ جیسے ہی اسے اپنے ماما کی سچائی کا علم ہوا کہ اس کا ماما کس طرح اسے دھوکہ دے رہا ہے یا دھوکے میں رکھ رہا ہے، جب اسے اس بات کا علم ہوتا ہے تو اسے کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ آج تک جسے وہ اپنا آئیڈیل سمجھتا آ رہا ہے اور اپنے بھائیوں اور اپنے خاندان کو تورسم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا، اور سب سے پہلے اگر اس نے کسی کی بات کو توجہ یا ویلیو دی تو وہ اسی کا ماما تھا۔ لیکن ماما کے دل میں جو بغض اور نفرت حیات خان کے خاندان یا آغا کے خاندان والوں کے لیے دبی ہوئی تھی، وہ نفرت شاید اسے اندھا کر چکی تھی۔ اسے اپنی بہن کا بیٹا بھی نظر نہیں آیا، بس اس کی آنکھوں اور اس کے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ یہ بیٹا میری بہن کا نہیں بلکہ میرے دشمن آغا کا بیٹا ہے، یعنی کہ وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا، اور وہ اسے ان باتوں میں لگا کر سب سے پہلے تو اس نے اپنا پسٹل نکال کر تورسم پر تان دیا، لیکن یہاں تورسم بھی اس کا باپ نکلا۔ تورسم خان نے پہلے ہی اپنے ماما کے پسٹل کی میگزین سے تمام تر گولیاں باہر نکال لی تھیں، اور ان تمام تر گولیوں کو جب اس نے باہر نکال لیا تو اسے اس بات کا علم پہلے سے ہی ہو گیا تھا کہ اس کا ماما کتنا مکار اور چالاک قسم کا آدمی ہے۔ ماما کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میرے پسٹل میں تو ایک بھی گولی موجود نہیں ہے، تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک جاتی ہے، اور وہ پریشانی سے اس کے چہرے کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ ڈر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر تورسم خان اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔